Good morning, friends. My name is Nikul Vaja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. तो हम कहाँ पे थे? तो क्या हम अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे. तो वेलकम टू पार्ट 2. Okay, in this video we will start from accounting principles. What is accounting principle and why it is given? Without accounting principle, it is impossible for any individual to prepare accounting statements in a proper and systematic manner. क्या कहा मैंने? तो कि मैंने ये कहा कि बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक अकाउंटिंग डेटा या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मेंटेन कर सके या बना सके. ओके, तो लिखा क्या है वो पढ़ते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस that company must follow when reporting financial data. The Financial Accounting Standard Board FASB issues a standardized set of accounting principles in the US referred as accounting generally accepted accounting principle, in short GAAP. GAAP. क्या कहा है इसमें? तो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स और गाइडलाइंस है, ठीक है, जो सारी कंपनियों को फॉलो करना है. ओके, कब करना है? जब वो अपने फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट कर रहे हो या फिर प्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. और यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट में एक बोर्ड है जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने एक स्टैंडर्डाइज सेट, किसका सेट? तो क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेट इशू करके रखा है जिसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, दिया हुआ है. फर्दर, accounting principle helps govern the world of accounting according to general rules and guidelines. GAAP attempts to standardize and regulate the definitions, assumptions and methods used in accounting. ठीक है, तो कि गैप करता क्या है? तो कि पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट अकाउंटिंग का दे के रखा है, जिसके हेल्प की वजह से एक डिफाइनाइट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस है और मेथड्स है किसकी? अकाउंटिंग की. ठीक है, अभी एजम्पशन की बात करते हैं, सॉरी एजम्पशन को रहने देते हैं, मेथड्स पे आते हैं. मेथड एग्जांपल देता हूँ, डेप्रिसिएशन. जब भी आप कोई मशीनरी ऐसा कोई फिक्स एसेट्स यूज करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, जिसकी वजह से वैल्यू उसकी कम होती है. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो तरीके हैं, आइदर यूज स्ट्रेट लाइन मेथड और यूज WDV मेथड, दैट मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, ये मेथड्स है. ओके, एजम्पशन क्या है? तो कि एजम्पशन का मैं एग्जांपल देता हूँ. जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते हैं तो उसका एक एजम्पशन है कि उसको रिकॉर्ड कौन से अमाउंट पे करनी चाहिए, उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए. ठीक है, विच एवर इज लेस, एजम्पशन है. ओके, डेफिनेशंस अकाउंटिंग में बहुत दे के रखी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है अकाउंटिंग के. ओके, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके फीचर्स क्या है, इसका नेचर क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? तो कि सबसे पहला रेलिवेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस नॉर्मल में बोलूं, इफ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, जो भी इसका इंटेंडेड यूजर है उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए बिजनेस रिगार्डिंग. ओके, इसका मतलब होता है रेलिवेंस. देन ऑब्जेक्टिविटी. देखो, ऑब्जेक्टिविटी का बेसिक मीनिंग है बायसनेस, पर्सनल बायसनेस. ठीक है, कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा अकाउंटिंग अपनी तरीके से नहीं कर सकता. उसके लिए गैप ने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट सेट करके रखा है. ठीक है, कोई भी अपना पर्सनल बायस यहाँ पे शो नहीं कर सकता. ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉर्म किया है. देन आता है फिजिबिलिटी.
ओके, व्हाट इज फिजिबिलिटी समझते हैं। इट कैन बी अप्लाइड विथआउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। ठीक है, कभी भी चाहे तो हम इसको बिना कोई कॉम्प्लेक्सिटी के हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादा कॉस्ट भी अप्लाई नहीं होता, फिजिबल है। नेक्स्ट, ओके, अब चार्ट्स पढ़ते हैं। चार्ट्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पोस्टुलेट्स दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। क्लासिफाइड मेनली इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस एंड अदर वन इज कन्वेक्शंस। ओके, अभी कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशन क्या है, तो कॉन्सेप्ट्स आर आइडियाज और नोशन या फिर बिलीव्स अबाउट द डिजाइबिलिटी एंड applicability of a particular method. The concepts guide how transactions should be recorded and reported. ओके, तो के assumption और concept क्या बोलता है, तो के वो ideas है और beliefs है किसका, तो के applicability of particular method, आप कौन से मेथड से अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अकाउंटिंग कर रहे हैं। एंड दिस concept guides how transaction should be recorded or reported. Okay, recorded in the books of account and how to report to the intended user. Okay, another one is convections. It may be defined as a customs or generally accepted practice which is adopted either by general records या फिर agreements or common consent, that means acceptance among accountants. Accounting conventions are guidelines based upon custom or usage or the general agreement. ओके, क्या कहा गया, देख पढ़ते समझते हैं। तो कस्टम और ये जो कन्वेंशन है वो एक तरह से कस्टम है, ट्रेडिशन और कस्टम है, जिसको हम जनरली एक्सेप्ट करेंगे प्रैक्टिस में। इन रियल लाइफ कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिसपे हमें काम करना पड़ता है और बियॉन्ड दैट एग्रीमेंट वी कांट वर्क। ओके, सो जो बिजनेस है और उसका जो अकाउंटेंट है वो एक म्यूचुअली अग्रीमेंट पे आएगा कि हाँ भाई मैं अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स इसी तरह से प्रिपेयर करूंगा। ओके, और ये एक तरह से गाइडलाइंस है किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए, ताकि वो अकाउंटिंग को जो डेटा है उसको प्रॉपरली अकाउंट कर सके। फर्दर आगे बहुत सारे दे के रखे एग्जाम्पल, हम उसको समझते हैं। ओके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। आज की स्लाइड यही स्लाइड समझ, आज का वीडियो जो है यही समझने में पूरा चला जाएगा, बहुत बड़ा है, टोटल 10 टॉपिक्स है। ठीक है, तो किस कॉन्सेप्ट और एजम्पशन क्या है। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स the business entity is totally separated और distinct from its owner। जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मिस्टर ए हूँ और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो बिजनेस है वो ऑलरेडी एज अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है। ओके, तो जो भी मेरा बिजनेस है और मैं हूँ वो दोनों अलग अलग है। कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, रिलायंस कंपनी का एग्जांपल। ओके, मुकेश भाई, अपने रिलायंस अपने आप में एक अलग एंटिटी है और उसका जो ओनर मुकेश अंबानी है वो भी अपने आप में अलग है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अगर मुकेश अंबानी की डेथ भी हो जाती है तो रिलायंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ठीक है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होगा। यह है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देन मनी मेजरमेंट एजम्पशन, every transaction or event recorded must be capable of being expressed in term of money। आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो बेसिकली मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस या फिर उसको मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स, अगर आपको बिजनेस में किसी ने आपको गिफ्ट दिया जो कि ऐसे आपको मिलती है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ता,
ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट है, हम उसको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वही रिकॉर्ड होगा। थर्ड वन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बिजनेस ऑपरेशन मस्ट बी गो ऑन वेदर ओनर अलाइव और डेथ। ठीक है, जैसे मैंने बिजनेस एंटिटी में का एग्जांपल दिया था, अगर मुकेश अंबानी को कुछ भी हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसका जो रिलायंस कंपनी है वो बंद नहीं होगा, वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही अपने आप में एक इंडिविजुअल्स है। ठीक है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। देन अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, सबको पता है कि एक टाइम पीरियड के लिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ कि एन इनडिफाइनाइट लाइफ ऑफ एंटिटीज अज्यूम। ओके, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है? गोइंग कंसर्न में हम ये समझते हैं कि बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और जब तक बिजनेस चलता जाएगा तब तक हम उसकी अकाउंटिंग या फिर उसके रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करते रहेंगे। इनडिफाइनाइट लाइफ ऑफ अ एंटिटी इज टू बी अज्यूम्ड। ओके, देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। वैल्यू ऑफ असेट्स इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि परचेस कॉस्ट। ठीक है, जो भी हमारी एसेट्स है, हमने जो फर्नीचर लाया, मशीनरी लाया, व्हीकल्स लाया, या फिर जो भी प्लांट लगाया, बिल्डिंग है, लैंड है, जो भी हमने यूज किया उसको हमने कोई प्राइस पे परचेस किया होगा। ठीक है, और वही कॉस्ट उसकी हम बैलेंस शीट पे एसेट साइड्स दिखाते हैं, यही है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ वन, द मोस्ट important, dual aspect concept, that is duality। अभी every transaction has dual effect। ठीक है, लिखा हुआ है duality means every entry has dual effect, that means one item must be debited and other item must be credited। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ परचेज किया, मिस्टर ए के पास से मैंने गुड्स परचेज किया फॉर अ कैश। ओके, तो मैंने अपने बिजनेस में से कैश कम कर दी क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट पे मुझे कुछ रिसीव भी तो हुआ है। तो कि मुझे क्या रिसीव हुआ है? तो कि मुझे गुड्स रिसीव हुआ है। तो हम इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे? तो कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कम हो गई इसलिए उसको क्रेडिट मिला, इनफ्लो हमारे में परचेज हुआ तो उसको डेबिट मिला। ओके, ये दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हम सबसे पहले लॉस को रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। अगर वो फ्यूचर कॉस्ट है या प्रेजेंट कॉस्ट है, हम उसको रिकॉर्ड जरूर करते हैं। अगर इवन वो पास्ट कॉस्ट भी है लेकिन वो पास्ट में इनकर्ड नहीं हुआ था, ड्यू हो गया था लेकिन इनकर्ड नहीं हुआ था, और भी प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात आती है इनकम को किस तरह से रिकॉर्ड की जाए, तो क्या इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स सेट करके रखे, और हाँ, उसका जो रिसीव है वो परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू मीन्स रिकॉर्ड द इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन इनकम इज टू बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। की इनकम को कब रिकॉर्ड करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स बेच दिए, ओके, लेकिन वो गुड्स अब तक बायर लेने नहीं आया। ठीक है, गुड्स मेरे पास ही है, उसने बुक करके रखे थे, ठीक है, और वो अब तक लेने को नहीं आया है। ठीक है, और जब तक वो यहाँ से गुड्स लेके नहीं जाएगा, ठीक है, राइट टू रिसीव,
ओके, राइट होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जब तक वो गुड्स अपनी दुकान से लेके नहीं जाएगा तब तक हम कैसे मान लें कि ये सेल हो गया है। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। देन मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। The expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue recognized in the period. इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा, ठीक है। देन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन whenever it is due in the accounting period, especially for expense related transaction। जब भी हमारे हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है, तो क्या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उस बीच अगर कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि एक्सपेंस अगर ड्यू हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना मस्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहा जाता है इसको, ओके। देन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, each recorded transaction in the books of account should have a adequate evidence to support it, so that recorded transaction must be free from personal bias, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी जैसे कि मैंने बोला बायसनेस, ठीक है। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस या एक वाउचर या एक इनवॉइस होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई यहाँ पे अपना पर्सनल बेनिफिट ना ले सके, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ परचेज किया तो उसका मुझे इनवॉइस मिलेगा और उसी इनवॉइस के बेस पे मैं अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। तो कोई मुझे बोल नहीं सकता कि मेरे पास सामान आया नहीं है, मैंने खरीदा नहीं है, या जो भी अकाउंटेंट है, कैशियर है, जो भी है, ठीक है। ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर प्रोसीड विद आवर न्यू टॉपिक्स। टिल दैट हैव अ गुड डे, ओके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू।